ख्वाहिशों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम 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 धन्नो। A very warm welcome to everybody. So I'm teaching everybody right now, if we want to have the best human experience, what we should do. बहुत लोगों को ये जो चार्ट मैंने बताया डिफिकल्ट थोड़ा सा लगा है। नाउ व्हाई इट इज सीमिंग सो डिफिकल्ट? है एकदम इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। शायद आपने जब बाहुबली बाहुबली 1 फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद में बाहुबली की जो फिल्म थी, उस फिल्म को उन्होंने कैसे बनाया रामोजी फिल्म स्टूडियो में, उसका पूरा उसका अकाउंट आया था कि जो उसके डायरेक्टर थे राजा मौली, वो राजा मौली ने कितने दिन में महल खड़ा किया, उसके दिमाग में कितनी क्लैरिटी थी कि ये महल ऐसा होना चाहिए, पूरा स्टडी था। गेट था, अगर राजमहल है तो राजमहल के गेट के आगे 2 हाथी होने चाहिए, उसका गेट इतना बड़ा होना चाहिए। और जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक शहर होता है, शहर के बाहर कोर्ट होता है, कोर्ट के बाहर खाई होती है, एग्जैक्टली हमारे जो शास्त्रों में वर्णन आता है सेम टू सेम वैसा ही उन्होंने वो माहिष्मती का साम्राज्य का पूरा जो खड़ा किया था। इट वॉज इनक्रेडिबल। आप उववाई सूत्र सुनोगे, कोणिक महाराजा का जो राजमहल था, ये कोणिक महाराजा का राजमहल और ये माहिष्मती का राजमहल आप देखोगे एग्जैक्टली सेम, एकदम डुप्लीकेट। तो जो वहां पे उन्होंने स्टडी करके पूरा खड़ा किया है, और फिर एक एक सीन में उन्होंने पूरी ड्राइंग करवाई है कि ये सीन में मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वैसे ही उन्होंने डायरेक्ट किया है। कहने का मतलब है कि ही वॉज वेरी क्लियर विथ हिज होल फिल्म। फिल्म बनाने पे से पहले ही वॉज क्लियर कि कौन एक्टर होगा, कौन एक्ट्रेस होगी, एक्टर में कौन से गुण होने चाहिए, उसके बोलने की स्टाइल क्या होगी, उसके थॉट्स कैसे होंगे। इट वॉज ऑल डिपिक्टेड प्रीवियसली। जबकि हमारे जीवन में कैसा है, हम हमारी खुद की फिल्म भी हम अच्छी तरह से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तो दूसरे की फिल्म डायरेक्ट की थी, हम हमारी फिल्म, खुद की फिल्म भी हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे। वी डोंट नो, हमको आज पता नहीं है कि हम क्या बोलेंगे, हम किसके सामने कैसा बिहेव करेंगे, हमारा व्यवहार किसके साथ कैसा होगा, हमें वो पता ही नहीं है। वी आर नॉट क्लियर विथ आवर ओन सेल्फ बिकॉज वी आर लिविंग ऑन डिजायर्स। हमारा दिमाग क्या है पता है? हमारा दिमाग है दरिया की मौजों की तरह, द वेव्स ऑफ द ओशन। ये वेव्स ऑफ द ओशन क्या होता है, थोड़ी देर में एकदम उछलता है, थोड़ी देर में शांत होता है, उछलता है, शांत होता है। दिस इज व्हाट इज अवर माइंड। और बाद में सब अंदर कचरा डाल के आते हैं दरिया में, ओशन में, समुंदर में सब कचरा डाल के आते हैं, और इसी तरह दिमाग में सब कचरा डालते हैं, और वो कचरा इन मौजों पे उछलता रहता है। हमारा दिमाग स्टेबल नहीं है, हमारे दिमाग को हमें स्टेबल बनाना होगा। अगर इसको हम स्टेबल नहीं बनाते हैं, वी कैन नॉट एक्चुअली लिव अवर लाइफ टू द पॉइंट। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस हमारा, हमारी लाइफ एक जानवर का ही एक्सपीरियंस होगा, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस शायद अभी भी नहीं है, अभी भी ह्यूमन एक्सपीरियंस है ही नहीं। वी आर जस्ट लिविंग ऑन डिजायर्स, वी डोंट नो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने जब ये संन्यास लिया, संन्यास लेने से पहले मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ से 10 साल का टाइम टेबल लिखवाया। बीच में पहले के जो हमारे लेक्चर्स थे, उसमें एक लेक्चर में मैंने वो बुक भी दिखाई है, डेट के साथ बुक दिखाई है। मेरे 25 साल पहले की किताब आप देखोगे, आज भी उतनी वाइट है, और उसका एक भी पेपर उसमें से निकला नहीं है। वो बुक इतनी संभाल के रखी है जो गुरुजी ने मुझे दी है, बिकॉज दैट इज द लाइफ ऑफ, वो मेरी लाइफ है। मेरे सन्यास लेने से पहले मेरा सन्यास कैसा होगा वो पूरा मैंने लिख दिया है। मेरी फिल्म पहले से ही डायरेक्ट थी। बहुत सारे लोग क्या सन्यास लेते तो उनको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, पर मुझे पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने वो सिखाया था, है ना। तो आपको शायद पता नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यू आर लिविंग नॉट ऑन गोल्स, यू आर लिविंग ऑन डिजायर। अभी अभी मान लीजिए ये गोल के बजाय मैंने ये आपको डिजायर प्लानर दिया होता ना,
सेम सेम प्लानर दिया होता, पर मैं उसमें ये बोलता कि डिजायर आप अपनी इच्छाएं लिखिए, मुझे ये करना है, ये करना है, तो अभी 2 मिनट में सब फिल कर देते, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पर जब मैंने बोला कि आप गोल बनाइए, तो गोल तो किसी के पास है नहीं, इसलिए ये इतना डिफिकल्ट लग रहा है, इतना डिफिकल्ट लग रहा है। आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट कि बिफोर, मैं दीक्षा लेने से पहले ही, संन्यास लेने से पहले ही मेरे गुरुजी ने मुझे ये पूरा दिखा दिया था, एंड आई एम वेरी क्लियर विथ। मैं अभी भी जब भी चौमासे में जाता हूँ, सिंगल हैंडेडली पूरा चतुर्मास, यानी जो पांच पांच गुरुजी होते हैं या गुरुनी होती हैं, वो पांच पांच छह छह सात सात होने के बावजूद भी उनका काम डिवाइड नहीं होता, और वो चातुर्मास में जो पोटेंशियल लेके आना चाहते वो नहीं लेके आ पाते। द ओनली वन रीजन इज, मेरे जाने से पहले मेरे पास टाइम टेबल होता है। मैं पहले दिन कौन सा प्रवचन दूंगा और पहले दिन कौन सा कार्यक्रम होगा, संडे के दिन कौन सा प्रवचन होगा, कौन सा कार्यक्रम होगा, वो चातुर्मास से 6 महीने पहले डिसाइड हो जाता है। अभी अप्रैल महीने में महावीर जयंती आएगी, महावीर जयंती के बाद मेरा पूरा डिसाइडेड है कि मैं अगले साल क्या करने वाला हूँ, अभी से डिसाइडेड। What is going to happen in the morning, what is going to happen in the evening, I'm very damn sure and very clear with my future goals. मैं कब क्या लॉन्च करने वाला हूँ, कब कैसे होने वाला है, आई एम वेरी मच ऑन दैट। मैं उसके पीछे ही पड़ा हूँ। सो आई हैव माई गोल्स कि मुझे क्या है, एंड डिजायर्स, डिजायर्स कुछ है ही नहीं। डिजायर्स, रिजल्ट जो आएगा वो ऊपर वाले के ऊपर है। हम उल्टा करते हैं, हम रिजल्ट चाहते हैं, और हम गोल्स हमारी लाइफ में क्या है, हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस क्या होने चाहिए, ये एज में हमें, हमारे कौन से एज में हमें क्या करना है, ये हमारा डिसाइडेड नहीं होता। और इसीलिए आजकल लोग जो उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहिए, वो उम्र में रिटायरमेंट के बजाय दूसरे की लाइफ में पिंच करते रहते, दूसरों की लाइफ में पोक करते रहते, दूसरों, खुद की भी लाइफ को सेटल नहीं कर पाते, दूसरे की लाइफ भी सेटल नहीं कर पाते, है ना। दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन अवर लाइफ। सो आई वॉन्ट एवरीबडी, अगर अब जितने भी है यहाँ पे मेरे सामने, जितने भी लोग आज आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी, क्योंकि जब हम फोकस बोर्ड में जाएंगे तब उसमें से कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे और उस पॉइंट पे हम फोकस पे आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं अभी मैं आपको जैसे कल कैरियर और फाइनेंस के बारे में, क्योंकि मेरे सामने जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा गृहस्थ आश्रमी लोग हैं, तो उनके लाइफ में कैरियर और फाइनेंस गोल्स क्या है उसको एकदम क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा स्लाइड शो दिखा रहा हूं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और फिर मैं वापस क्वेश्चन आंसर लूंगा कल की तरह। तो लाइफ में एजुकेशन सिस्टम ये होता है कि बच्चा प्री नाटल, यानी कि कंसीव होने से पहले और उसके 2 साल तक, 3 इयर्स, ये गर्भ शिक्षा कहा जाता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट का स्टेज होता है। 2 साल के बाद जब वो कम्युनिकेशन शुरू कर देता है, यानी बातें करना, घर में बातें करना शुरू कर देता है, उसके बाद शुरू होती है होम स्कूलिंग, घर पे दादा दादी माँ बाप सिखाते फॉर 5 इयर्स अंटिल 8 इयर्स। प्री नाटल से लेकर 3 साल का बच्चा हो तब तक उसको कहते हैं गर्भ शिक्षा, यानी 1 साल पहले और 2 साल बाद 3 साल। फिर 5 साल की गृह शिक्षा होम स्कूलिंग होती है, यानी 2 साल का बच्चा है तब से लेकर 8 साल का हो जाए तब तक, 3 साल से लेकर 8 साल तक। और फिर बाद में 8 साल से लेकर 16 साल तक, ये 8 साल की जो उम्र होती है वो होती है गुरुकुल शिक्षा के लिए। अगर ये सही तरीके से जाता है तो ये क्या होता है कि इसके पास 3 चीज होती है, क्लैरिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, और क्रेडिबिलिटी होती है। अगर इस तरह से एजुकेशन सिस्टम सही चलता है तो वो प्रोडक्टिव होता है और प्रोफिशिएंट होता है। अब वो कैसे होता है, तो जैसे 4 पार्ट में कर्म डिवाइड होता है, 4 पार्ट में उसका कर्म डिवाइड होता है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम खत्म होने के बाद उसका कर्म क्षेत्र शुरू होता है, कैरियर शुरू होता है। कैरियर में बेसिक लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, ये सभी के लिए कंपलसरी है। आजकल ये है कि बेसिकली हमारी जो डेयरी है, यानी रोज का जो खाना है, वो हमारा लूट गया है। बट नाउ इन फिलीपींस, इन इजराइल, वो लोग ये कर रहे हैं, जैसे हमारा वर्टिकल लिविंग हो गया है, ऐसे गाय भैंस के लिए भी वर्टिकल बिल्डिंग्स बना रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग शुरू हो गई, पहले हमारा वर्टिकल लिविंग शुरू हुआ, फिर बाद में वर्टिकल फार्मिंग शुरू की, अब वर्टिकल ग्रेजिंग भी शुरू हुआ है। सो बेसिक लाइवलीहुड हर एक व्यक्ति खुद के लिए खाना पकाना ये सब खुद ही कर लेता है, तो उसको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। आजकल हमें तो हैंड टू माउथ भी मुश्किल हो रहा है, पर अगर आपके पास 1-2 गाय है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत
फार्मिंग लैंड है, वर्टिकल फार्मिंग है आपके पास, तो बहुत हो जाता है। फिर आपका आता है करियर। करियर में 16 संस्कार, एडुकेटर, केटरर, मेडिसिन, डोमेस्टिक लॉज, साइकोलॉजी, काउंसलर्स, फिलोसॉफी, ये सब ब्राह्मण के क्षेत्र में आता है। क्षत्रिय के क्षेत्र में सिक्योरिटी एजेंट्स यानी सब फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, एयर फोर्सेस, सभी के सब सिक्योरिटी एजेंट्स, पुलिस, इंडिया में बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंट्स है। फिर रॉ रॉ एजेंसीज है, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, डिटेक्टिव एजेंसीज है, सिक्योरिटी, सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज ये क्षत्रिय में आती है। नेशनल सर्विसेज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, रूल बुक बनाना, पॉलिसी मेकिंग बनाना, बाद में स्पोर्ट्स और ग्राउंड एक्टिविटीज, लॉज एंड लीगल एक्टिविटीज, ये सारा आता है क्षत्रिय के अंदर। जजमेंट देना, लॉयर होना, ये सारा क्षत्रिय के अंदर आता है। उसके में बाद में आता है वैश्य, कॉमर्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फाइनेंस, वेयरहाउसिंग, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, अदर मैनेजमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारा वैश्य के अंदर आता है। और क्षुद्र के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, चैनल्स, एक्सेट्रा। अब लड़का है, ही इज वेरी क्लियर बाय द एज ऑफ 16, प्रोडक्टिव बाय द एज ऑफ 16 एंड प्रोफिशिएंट बाय द एज ऑफ 18। आजकल तो ऐसा होता है 18 साल की उम्र के बाद तो पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और 25 साल तक तो वो 1 रुपया भी घर में नहीं देता है। हर एक एंटरप्रेन्योर का आज आप पूछोगे कि हु इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कौन बन सकता है, 13-14 साल की उम्र से अगर वो 500 रुपया भी कमाने की शुरुआत करता है, प्रोजेक्ट शुरू करता है, 500 रुपया का प्रोजेक्ट भी अगर शुरू करता है, तो ही वो सक्सेसफुल आगे जाके बन पाएगा। हमारी जनरेशन बहुत ही पीछे रह गई है, बहुत ही पीछे रह गई है। अब आप कौन से करियर में हो, आप कौन से करियर फील्ड में हो, वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप शूद्र नहीं लिखना चाहते हो तो डोंट राइट शूद्र, यू कैन राइट सूक्ष्म। इंस्टेड ऑफ राइटिंग शूद्र, यू कैन राइट सूक्ष्म। अब आप कौन सी फील्ड में हो, जैसे मान लो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, यू आर ए ऑर्गेनाइजर वैश्य। अगर आप वहां पे अकाउंटिंग वगैरह करते हो, यू आर ए वैश्य इन एनी फॉर्म। इफ यू आर इन द रूल बुक, पॉलिसी मेकर, अगर आप उस कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आप पॉलिसी मेकर हो, देन यू आर ऑल्सो अंडर क्षत्रिय। अगर आप उसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में अगर आप एक कोई साइंटिस्ट हो, डीप लर्निंग में हो, अगर आप एक साइंटिस्ट हो, तो आपका आएगा सूक्ष्म में। और अगर आप वहां पे मेंटर हो, यानी वहां पे जाके एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देते हो, तो देन दैट कम्स अंडर ब्राह्मण। सो इफ यू आर फॉलोइंग एनी ऑफ दीज, 1 or 2 or 3, एनीबडी कैन फॉलो एनी नंबर ऑफ थिंग्स। ब्राह्मण होता है, उसको मेटलर्जी भी आती है, पर एक प्रोफेशन, मेन प्रोफेशन होता है, बाकी सब उसके गॉन प्रोफेशन होते हैं। यानी बाकी सबके जो प्रोफेशन होते हैं वो लोअर कैटेगरी के होते हैं, वो अंडर आते हैं। एक मेन होता है, सबसे एक मेन। सो व्हाट इज योर मेन प्रोफेशन? यू आर ए ऑर्गेनाइजर, दैट इज अ मेन। यू मे बी अ मेंटर, यू मे बी अ पॉलिसी मेकर, यू मे बी अ मैन्युफैक्चरर, आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन एक जो आपका होता है वो मेन होता है, मेन गोल होता है, बाकी सब ऑटोमेशन में चला जाता है, वो दूसरे को डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, व्हाट इज योर करियर स्पेस? आपका करियर स्पेस क्या है? व्हाट विल, एक मिनट, अनिशा बेन, yesterday I had told you what will be for homemaker. अगर आपके हस्बैंड क्षत्रिय है तो यू आर एक क्षत्रियाणी, यू शुड हैव द दोज क्वालिटीज व्हाट योर हस्बैंड हैज। ये मैंने कल मैंने शायद सिखाया था। आई होप यू हैव लिसन टू इट। यस, सो इट इज कमिंग। यस, वैश्य, राइट, वैश्य। Personally, it will be, if you are having your own profession, then it will be personal. If you are not having your own person, then it is what your husband is doing. Yes, Darshana Mehta, I'm a beautician, I'm a Sukshma, absolutely. Beautiful. Yes, organizers, educator. Yes. If you are a teacher, you are an educator. Many things are clear with many. Thank you. Okay, so if you are having a proper personal profession, you can be a Brahman, and then there is a profession change also. Profession change भी हो सकता है। See, believe me, this is Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra is not a caste. This is not a caste. ये caste नहीं है। Okay, this is not a caste. Okay, fine. चलो ठीक है।
गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, मैंने जो आपको आज दिखाया था वो मैं आज सबको भेज दूंगा वापस। यस, दीज आर कर्मा प्रोफाइल्स। अब इसी के अंदर आपको एक मिनिमम, आपको डेली सेविंग्स कितनी करनी है, आपको जब फाइनेंस की बात आएगी तो डेली सेविंग्स कितनी करनी है, फोर्टनाइटली सेविंग्स कितनी करनी है, सीजनल सेविंग्स और एनुअल सेविंग्स कितनी करनी है, दैट यू हैव टू डिसाइड दैट आई वांट दिस मच एवरी डे। ये आपका फाइनेंस में क्लियर होना चाहिए। और करियर गोल्स में आप जो कुछ भी कर रहे हो, मिनिमम आपको इतनी क्लाइंट्स के साथ रोज बात करना है। अगर आपका करियर ऑप्शन है तो मिनिमम कितने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, कितने लोगों के साथ बात करना है, 15 दिन में कितना आपका टारगेट पूरा होना चाहिए, सीजनल कितना टारगेट पूरा होना चाहिए, एनुअल कितना टारगेट पूरा होना चाहिए, पूरा प्लान आप जिस किसी भी क्षेत्र में हो उसमें आपका पूरा प्लान नक्की हो जाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण में हो तो आप कितने स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर पाते हो, कितने स्टूडेंट्स को सीखते हो, ये सब क्लियर होना चाहिए। एनुअली आप कितने स्टूडेंट्स को सीखते हो, आपका ये सब क्लियर होना चाहिए। ओके, सो नाउ देर आर मेनी वानप्रस्थ आश्रमीज ओवर हियर। तो वो पूछ रहे थे कि हमारी कैरियर और हमारा रिलेशनशिप्स, हमारा फैमिली पेरेंटिंग क्या। सो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि अगर आप 50 साल के हो गए हो, इफ यू आर नाउ अबव 55 आप हो गए हो, और आपके बेटे बेटी भी अंटिल योर एज ऑफ 60, आप जब तक 60 साल के हो जाते हो, आपके बेटे बेटी 25-30 साल के हो जाते हैं, एंड इफ दे आर नॉट स्टेबल इन देयर लाइफ फाइनेंशियली, और इफ दे आर नॉट स्टेबल इन देयर लाइफ विथ देयर फैमिली, आपको अब उनकी चिंता छोड़ देनी है। आफ्टर द एज ऑफ 60, वानप्रस्थ आश्रम, आफ्टर द एज ऑफ 60, 60 साल के बाद आपको उनकी चिंता नहीं करनी है। 60 इज द एज ऑफ योर रिटायरमेंट, यू हैव टू रिटायर एट द एज ऑफ 60। 60 साल के बाद उनकी लाइफ में नो स्पोकिंग करना, हाँ, यू कैन हेल्प देम, हेल्पिंग इज कंपल्सरी। आप उनको, वानप्रस्थ आश्रम में हो, उनको, उनके बच्चों को बड़ा होने में मदद कर सकते हो, दैट यू कैन डू। बट उनकी लाइफ में पोकिंग, नो स्पोकिंग करना, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हें कहाँ नहीं जाना चाहिए, दिस ऑल शुड बी क्लोज्ड। ये सब बंद हो जाना चाहिए। शादी वगैरह में जाना, कल्चर वगैरह में पार्टिसिपेट करना अंटिल द एज ऑफ 60 इट्स ओके। वंस द एज ऑफ 60 इज क्रॉस्ड, you have to completely engage yourself into social benefit. This should be your goal. After the age of 50, आप धीरे 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 अपने आप को कम करोगे, एंड बाय द एज ऑफ 60 यू हैव टू लीव एवरीथिंग। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, यू हैव टू जस्ट लीव इट। आपके डेली गोल्स आपको नक्की करने हैं कि हाउ आई विल हेल्प सोशली। जैसे कि बहुत सारे एरियाज में मैंने देखा है, बहुत सारे जो वडील होते हैं वो फाइनेंशियली दूसरों को सपोर्ट करते हैं, वो मैन्युअली दूसरों को सपोर्ट करते हैं, वो टिफिन सर्विसेज चलाते हैं, वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाते हैं, गरीबों को सिखाते हैं। ये सब होना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आपका सिर्फ एक ही काम रह जाएगा, दूसरों के जीवन में दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों से बातें करना, अपनी कम्युनिकेशन बातें कर करके दूसरों का जीवन बर्बाद करना, यही आपके जीवन में रह जाएगा। ये वानप्रस्थ आश्रम इज वेरी क्रूशियल। ये तभी हो पाएगा जब आपका गृहस्थ आश्रम सही है, जब आपका ब्रह्मचर्य आश्रम सही है, तो आपका वानप्रस्थ आश्रम सही रहेगा। यू हैव टू मेक अ गोल के बाय द एज ऑफ 60 I have to slowly slow down myself and pass on my heritage to my children. ये मुझे पास ऑन करना होगा। अगर मेरे चिल्ड्रन उसके लायक नहीं है तो मैं मेरे किसी और सक्सेसर को मैं ढूंढ लूंगा। पहले के राजा महाराजा होते थे, उनके अगर बेटे बेटी अगर दे आर नॉट एलिजिबल सक्सेसर्स, they find someone who can be the eligible successor. So Vanprasth ashram is the time when you find an eligible successor for your karma, career, finance. आपका जो एलिजिबल सक्सेसर है वो वानप्रस्थ आश्रम में नक्की हो जाना चाहिए। आपका लीगल विल है, आपका जो भी विल है वो सब ये टाइम में सब निश्चित हो जाना चाहिए। दिस इज द टाइम जब आप अपने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, अपने डिजायर्स को वापस रिटर्न करते हो, वापस खींचते हो। आजकल क्या होता है कि
लोगों ने अपनी लाइफ में एंजॉय किया नहीं होता है, जो आजकल सबके डिजायर्स वगैरह होते हैं, और फिर यही वो मौका मिलता है कि जहां पे वो अपनी इच्छाएं पूरी करने जाते हैं। और बिलीव मी, ये इतना वानप्रस्थ आश्रम इतना क्रूशियल पीरियड है, अगर यहाँ पे अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनके डिजायर्स यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में इतनी इतना खाने का मन होता है, खाना खाने का इतना, लाइफ में जितना खाने का मन नहीं होता है उतना खाना खाने का मन आफ्टर द एज ऑफ 50-60 होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की तकलीफ, ये तकलीफ वो तकलीफ आफ्टर द एज ऑफ 50-60 होती है, इसी एज में होती है। इनको इतनी सारी बीमारियां आती हैं, इतने सारे दर्द आते हैं, इतनी सारी तकलीफें आती है इस उम्र में, और इसी उम्र में उनको खाने की लालच आती है। अब वो कंट्रोल नहीं कर पाते, सुबह में दोपहर में शाम को उनको इतना सारा कुछ खाना होता है, खा नहीं पाते। उनको इतनी सारी इच्छाएं अंदर से जागृत होती हैं, अब मुझे ये करना है, यहां भी जाना है, वहां घूमना है, घूमते रहना है। ये सब इच्छाएं अब इस वानप्रस्थ आश्रम में, क्योंकि आगे कभी कंट्रोल किया नहीं है, दिस इज द बेसिक पीरियड ऑफ कंट्रोलिंग योर सेल्फ, सेल्फ कंट्रोल। वानप्रस्थ आश्रम इज फॉर योर ग्रेट सेल्फ कंट्रोल। संन्यास आश्रम में तो फिर छोड़ ही देना है, पर यहाँ पे आप ना संन्यास आश्रम में हो और ना गृहस्थ आश्रम में हो, आप वानप्रस्थ आश्रम में हो। एंड दैट इज वाई पीपल एट दिस एज गो फॉर पिलग्रिमेज। आजकल लोग पिलग्रिमेज कहाँ करने जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया जाते, यूरोप जाते, अमेरिका जाते पिलग्रिमेज करने के लिए इस एज में। नाउ अब यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एंड देन यू आर गोइंग टू डाई लाइक हेल। ये टाइम होता है जब आपको मैक्सिमम मेडिटेशन करना होता है, मैक्सिमम मौन रखना होता है। दिस इज द टाइम व्हाट यू हैव टू डू। लोग इस उम्र में भी दिन में 4-4 5-5 बार चाय पीते हैं, लोग इस उम्र में भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड, यू हैव टू कंट्रोल योर डिजायर्स। हाँ प्रीतिबेन। મધ્ય વંદાવી ગુરુદેવ. हाँ प्रीतिबेन। હા ગુરુદેવ, અત્યારે તો હું વાનકસ આશ્રમમાં છું અને આઈ એમ હોમ મેકર અને આઈ બીકમ દાદી ઓલ્સો. તો ગુરુદેવ, મને તમે એકદમ પ્રોપરલી ગાઈડ કરો કે વાનકસ આશ્રમમાં રહીને મારું એકદમ એક્ઝેક્ટલી એઝ અ હોમ મેકર મારો શું ગોલ હોવો જોઈએ. એકચ્યુઅલી મારે સ્પિરિચ્યુઅલી બી ગ્રો થવું છે, એના માટે તો હું વર્ક કરું જ છું, પણ સ્પિરિચ્યુઅલની સાથે સાથે મારે મારા હોમ મેકરના ફિલ્ડમાં મારે કેવી રીતે પ્રોપરલી એકદમ ઓર્ગેનાઇઝ થઈને રહેવાનું છે, એના પર થોડું મને પ્લીઝ ફોકસ આપો, મને થોડું ગાઈડલાઇન જોવે છે. तो સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુદેવ હું બધું જ કરું છું. આઈ ડુ ચોવિયા નાઉ, આઈ ડુ એવરીડે યોગાસનો પાર્ટ, આઈ ડુ સામાયિક, then slowly I'm doing Navkasi. Now I'm going to Kosi. Spiritually I'm growing. મને અંદરથી અવાજ આવે છે સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રો થાઉં. Now I become દાદી. તો ગુરુદેવ, મારો જે રોલ છે એઝ અ દાદી, અને મારી બહુ ઇઝ વર્કિંગ, તો મારો રોલમાં શું થાય છે, મારો જ્યારે સામાયિકનો ટાઈમ હોય છે તો મારે આ ટુ ટેક કેર ઓફ માય નાનું બચ્ચાનું ધ્યાન રાખવું પડે છે, તો મારી સામાયિક ગૌણ થઈ જાય છે. તો મને લાગે કે ના, ઇટ્સ ઓકે, મારું આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વધારે છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ડુઈંગ સામાયિક. માય ડ્યુટી ટુવર્ડ્સ માય ડોટર એ વધારે છે, તો હું સામાયિકને ગૌણ કરીને હું એને લઉં છું. તો ઇઝ ઇટ ઓકે? યસ, ઇટ ઇઝ ઓકે. આ ટાઈમ જ છે कि वानप्रस्थ आश्रम मीन्स इट इज हेल्पिंग चिल्ड्रन. એ લોકોને નાવ ઇટ્સ ધેર લાઈફ, તો એ લોકોને આપણે ફ્રી કરી આપીએ, એ લોકોને હેલ્પ કરીએ. તમે બેબીનું ધ્યાન રાખો છો એ બરાબર જ છે. ધીસ ઇઝ ફોર યોર ફેમિલી, ધીસ ઇઝ ફોર યોર સોસાયટી. મતલબ તમે તમારા બેબીનું ધ્યાન રાખો એ તો ખરું, બીજા કોઈ પણ તમને કઈ હેલ્પ કરવાનું કે શું, આ ટાઈમ તમારો હેલ્પનો છે બસ. નાવ યુ હેવ ટુ હેલ્પ એવરીબડી, ટુ યોર સોસાયટી, ટુ યોર ફેમિલી, ટુ યોર નેશન. તમે લોકોની માટે હેલ્પફુલ થાવ. ધીસ શુડ બી વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં તમારું આ જ તમારું કેરિયર ગોલ હોવું જોઈએ. ધીસ શુડ બી, યુ શુડ બી હેલ્પિંગ એવરીવન. આ બરાબર છે. અને ગુરુદેવ, અને તો પછી સ્પિરિચ્યુઅલ માટે પછી આમાં નહીં આવે ને ગુરુદેવ? તો સ્પિરિચ્યુઅલ તો હવે તમે 24 કલાક તો એ બાળકનું ધ્યાન નહીં રાખતા હોય ને, વચ્ચે ટાઈમ તો મળતો જ હશે ને? હા, વચ્ચે ટાઈમ મળે. હા બસ, તો જો ટાઈમ મળે યુ હેવ ટુ એડજસ્ટ ધેટ ટાઈમ. ઓકે. Okay. So when at sannyas ashram, when you are when you cross 70-75, at that time you have to leave everything. अब सब कुछ छोड़ देना है. अगर जो बचपन से कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, they cannot control at the age of वानप्रस्थ आश्रम also they don't control, and then at sannyas ashram also they don't control. Those who don't control their desires, they are going to go meet a very dark future.
इस मनुष्य भाव के बाद उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने कुछ हासिल किया नहीं है। अब इसी तरह देर आर ऑल टाइप्स ऑफ गोल्स, एजुकेशनल गोल्स। आप जिस किसी भी, जैसे वानप्रस्थ आश्रम में है तो हेल्थ केयर वॉलेंटियरिंग, बहुत सारे हेल्थ कैंप्स होते हैं, वहां पे हेल्थ केयर वॉलेंटियरिंग में आप जा सकते हो। एजुकेशनल वॉलेंटियरिंग, आप एजुकेशनल वॉलेंटियरिंग में जा सकते हो। आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं, हमारे समाज में एक समाज का एक टॉप लेवल का एक वर्ग होता है जिसको महाजन कहते हैं। वो बहुत सारी एक्टिविटीज पहले करते थे, आजकल ये महाजन प्रथा चली गई है तो नो प्रॉब्लम। आजकल बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वॉलेंटियर्स की हर जगह पे जगह जरूरत होती है। कभी ट्रैफिक के लिए, कभी क्लीनिंग के लिए। आगे के जमाने में ये होता था कि हर जो वडील होते थे घर के, सारे तो दूसरे काम करते थे, तो वडील जो होते थे वो क्या करते थे, अपने घर के आगे का जो भी क्लीनिंग का प्रोसेस होता था वो करते थे, तो पूरा गांव एकदम बिना कचरे वाला रहता था। आजकल भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस, जब हम गुजरात के अलग अलग विलेजेस में जाते हैं तो हमको ये मिलता है कि गांव के जो वडील होते हैं वो ताश खेलने के बजाय, जुआ खेलने के बजाय, टाइम पास करने के बजाय वो गांव को क्लीन करवाते हैं, स्कूल्स को क्लीन करवाते हैं, वहां के पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करवाते हैं। वो सब वॉलेंटियरिंग में अपने आप को देते हैं। आजकल मतलब एक पिछले 100 साल का हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो चुका है, इतना अस्त व्यस्त। नोबडी इज ऑन देयर प्लेस, नोबडी इज ऑन देयर प्लेस, दे डोंट नो देयर गोल्स। तो आपको कैसे नेशन को काम आना है, कैसे अपने रिलेशनशिप्स को काम आना है, कैसे दूसरों को मदद करनी है, वही हमें ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि गुरुजी अगर कोई हमें घर में मदद ना करने दे तो क्या करने, तो फिर अपने स्वभाव को सुधारना है। मतलब कि आप में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, इस उम्र में भी आपको स्वाध्याय रोज करना है। एजुकेशन गोल्स सिर्फ ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं होते। जैसे आजकल बहुत सारे बिजनेस स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, हर मार्केट में क्या अपग्रेड हो रहा है वो आपको सिखाते हैं। तो आपको वो एजुकेशनल गोल्स रखने हैं कि महीने में इतना मुझे खुद को एडुकेट करना है। चाहे आप एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, आपको अपने आप को अपग्रेड और एडुकेट करना ही है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड एडुकेट नहीं करते हो तो आपके एजुकेशन गोल्स नहीं होते, तो आप खत्म हो जाओगे। और इसी तरह वानप्रस्थ आश्रम में अब आता है स्पिरिचुअल एजुकेशन। आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, आपको स्वाध्याय करना है, ये आपको कंपलसरी करना है। बहुत सारे वानप्रस्थ आश्रमी क्या करते हैं, जाके गार्डन में बैठ जाते हैं, टाइम पास करते हैं। नो 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 नो, दिस शुडंट बी योर गोल्स। योर गोल शुड बी वेरी क्लियर कि आपको रोज स्वाध्याय 2 घंटा 3 घंटा आपको स्वाध्याय करना है। अभी से आपको नक्की करना है कि 55-60 के बाद आपको स्वाध्याय करने में बैठ जाना है। स्वाध्याय करने के लिए आपके कल्चर के बारे में, आपके सोशल लिविंग के बारे में, कल्चर। अब कल्चर में आते हैं हमारे 16 संस्कार। क्या होता है कल्चरल गोल्स? क्या होता है कि शादी के टाइम पे हम मंडप में जल्दी जल्दी पंडित को बोलते हैं, बापा मंत्र जल्दी पढ़, हमारी शादी जल्दी हो जानी चाहिए। और फिर बाद में जब तकलीफ आती है तो पूछने बैठते कि कौन सा मंत्र गिने। जिस दिन मैनिफेस्टेशन का था, जिस दिन हम मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हमारा जीवन अच्छा हो, उस दिन मैनिफेस्टेशन किया नहीं, उस दिन दिमाग में सब कुछ गलत गलत चल रहा था। क्या चल रहा था भगवान को पता। और अब जाके जब तकलीफ आती है तो तब हम यहां वहां भागते हैं। ये सबसे गलत है, ये सबसे गलत है। उपनयन संस्कार, बच्चे को जिस दिन स्कूल में एडमिट करना है उस दिन वो मैनिफेस्टेशन होता है, उस दिन वो प्रार्थना होती है, उपनयन संस्कार होते हैं। उस दिन हम उपनयन संस्कार करते नहीं और फिर बाद में इधर उधर भागते रहते कि मेरे बच्चे को मंत्र दो, ये दो, वो दो। नहीं होगा, कैसे होगा? यू हैव टू मैनिफेस्ट ऑन दैट डे। दीज आर कल्चर्स। गर्भाधान कैसे होगा, एजुकेशन कैसे होगा, उसका विवाह संस्कार कैसे होगा और उसका अंतिम अग्नि संस्कार कैसे होगा, ये 16 संस्कार जो है वो कल्चर है, वो हमें सबको फॉलो करने चाहिए। एंड वी नीड पीपल हु फॉलो दीज रूल्स। ऐसे हमको ऐसे लोग चाहिए जो ये सीखे और आगे आगे ये बढ़ाए। सिर्फ कोर्ट में जाके सिग्नेचर करने से कुछ नहीं होता है, दिस इज ऑफ नो यूज। जो 16 संस्कार हैं उस हिसाब से हमें कल्चर, यानी कि जो वानप्रस्थ आश्रमी हैं, जो भी फ्री हैं, इन सभी लोगों को इस कल्चर में जुड़ना चाहिए।
इस 16 संस्कार की जो विधि है वो सीखनी चाहिए और दूसरों को, क्योंकि उनके दिल में से, वानप्रस्थ आश्रमी के दिल में से अब सिर्फ आशीर्वाद निकलने चाहिए। पर जो वानप्रस्थ आश्रमी जीवन भर के लिए स्टेबल नहीं रहा है, चिंताएं कर रहा है, वो ना खुद के लिए ब्लेसिंग्स है ना दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स है। They are not blessings for themselves also, and they are not blessing others also. वानप्रस्थ आश्रम is actually the ashram of blessings. उसको सबको ब्लेसिंग्स देना है, सबका भला हो, नवकार मंत्र का जाप करना है और अंदर से ब्लेसिंग्स देना है कि सबका अच्छा हो। दिस इज वानप्रस्थ आश्रम का गोल होना चाहिए। दे हैव टू गिव ब्लेसिंग्स टू ऑल। ये कल्चरल जो भी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रमी के पास शायद इतना टाइम ना हो, पर ये ब्राह्मण का करियर, वानप्रस्थ आश्रमी का जो करियर होता है वो पूरा का पूरा ब्राह्मण करियर पे फोकस होना चाहिए। तो नाउ वानप्रस्थ आश्रमी जो होते हैं उनका करियर आफ्टर द एज ऑफ 55-60 व्हाट शुड बी, दे शुड हेल्प इन 16 संस्कार, दे शुड हेल्प एज ए एजुकेटर मेंटर, दे शुड हेल्प एज ए केटरर, मेडिसिन के लिए हेल्प करना चाहिए, डोमेस्टिक लॉज के लिए, काउंसलिंग के लिए हेल्प करना चाहिए, साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, ये सब पूरा जो करियर है वानप्रस्थ आश्रमी के लिए यही करियर गोल होना चाहिए। जैसे कि आज जितने भी हमारे पुराने आईएएस ऑफिसर्स है, दे गिव ऑल दीज फैसिलिटीज, दे गिव ऑल दीज एजुकेशन टू ऑल द यंग चिल्ड्रन कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। दे आर सर्विंग ऑल दीज पर्पसेस। जो मिलिट्री में थे, मिलिट्री एकेडमी में पहले थे, वो आगे के आने वाले जो हमारे कमिंग जनरेशन है, अग्निवीरों को, उनको सबको ट्रेनिंग देते हैं। मैनी गिव देम फ्री ऑफ चार्ज, they give these trainings. So this is what you have to do after the age of 55-60, right? अब आपको कहाँ पे फोकस करना है? आपको कल्चर पे फोकस करना है, वानप्रस्थ आश्रम में फोकस करना है, आपको कौन से एरिया में आपको फोकस करना है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब ये हमारा फोकस बोर्ड टूल में आएगा कि आप अगर जिस स्टेज में हो, आपके जो गोल्स हैं, अगर आपके गोल्स हैं तो फिर फोकस बोर्ड टूल काम आएगा, अगर आपके गोल्स नहीं है तो फोकस बोर्ड इज यूजलेस फॉर यू। सो राइट नाउ अगर आपको इस गोल प्लान में मतलब मैं अगले फोकस बोर्ड टूल में क्या सिखाने वाला हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू और व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, इसमें भी मैं मदद करने वाला हूं। ये पूरे के पूरे में मैं आप सभी को मदद करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली एंड पेरेंटिंग, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो, एट वॉट एवर एज यू आर, अब उसमें आपके डेली एनुअल, आपका एक साल में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको डेली गोल्स क्या होने चाहिए, फोर्टनाइटली गोल्स क्या होने चाहिए, सीजनल गोल्स क्या होने चाहिए, एनुअल गोल्स क्या होने चाहिए, आप कैरियर कितना कैरियर में हो और कितना फैमिली में हो, इसका आपको डिविजन करके आपको यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डेली एक बार अपनी फैमिली को अगर इंटैक्ट रखना है, फैमिली को सही, तो डेली एक बार आपको अपने हस्बैंड हो, वाइफ हो, दोनों को एक स्टोरी, वन स्टोरी कम से कम वंस मील टुगेदर, कम से कम अगर ये नहीं होता है तो फोर्टनाइटली 5 टाइम्स 6 टाइम्स, संडे प्रेयर मीट, ये आपके गोल्स होने चाहिए। दिस इज हाउ अ हैप्पी गृहस्थ आश्रम इज। सीजनली फुल फैमिली मतलब इनर सर्कल आउटर सर्कल मीट, एनुअल, ये फैमिली पेरेंटिंग के लिए, ये मेरी फैमिली के लिए, इनर सर्कल आउटर सर्कल के लिए हमें क्या करना है, एनुअली एजुकेशनल टूर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बच्चे को नॉलेज नहीं देते हो, आपका बेटा आपसे कभी नहीं जुड़ेगा, वो आपसे बातें शेयर नहीं करेगा। आपका बेटा या आपकी बेटी आपको कुछ भी कहती है और आप उसको डांटते हो, तूने ये क्यों किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट दैट वे। आपको ये समझना चाहिए कि वो क्यों कर रहा होगा, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द बिलीफ, दैट इज व्हाई ही इज डूइंग दिस एक्शन, देयर इज सम काइंड ऑफ बिलीफ इन हिम एंड दैट इज व्हाई ही इज डूइंग दिस एक्शन। तो उसके अंदर वो कौन सा बिलीफ है, उसको बिलीफ को बाहर लाना चाहिए आपको। वो जब तक वो बिलीफ बाहर नहीं आएगा तब तक वो एक्शन नहीं लेने वाला है। ही इज नॉट टेकिंग एक्शन बिकॉज ही इज हैविंग सम अदर बिलीफ्स इन हिम। नाउ व्हाट आर दोस बिलीफ्स दैट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम हिम, रिमूव फ्रॉम हर। वो बिलीफ सिस्टम्स आपको उसमें से निकालनी होगी, बाहर निकाल के लेके आना होगा, तो ही आप उसको डील कर पाओगे। सो एग्जैक्टली फैमिली गोल्स क्या होने चाहिए,
तो मैं आपको ये लिखाता हूं फैमिली गोल्स क्या होने चाहिए. नाउ यू कैन राइट डाउन दिस फैमिली गोल्स. इनर फैमिली, इनर सर्कल, आउटर सर्कल. उसके बाद नॉलेज ऑफ देयर नेचर एंड बिहेवियर. Who will tell what is the difference between nature and behavior? In the chat box, what is difference between nature and behavior? Behavior is stimulative and nature is inner sanskar. Yes. Behavior is situational and nature is your inner. Nature is permanent behavior, varies person to person. Absolutely. सही है. अब now first is you should have knowledge of their nature and behavior. And vision is to make them happy as per their goals. मेरे गोल्स नहीं है. मम्मी लोग क्या करती है पता है? मम्मी लोग क्या करती है? बेटी ने बोला कि मम्मी આજે કંઈક ચટપટું જમવાનું બનાવતો नहीं, चटपटू कचरो नहीं खाવાનું. हाँ, और फिर दूसरे दिन उसको बाहर जाना है तो घर में वो बासी मीठी चटनी तीखी चटनी रहेगी, चिवड़ा लेके आएगी, चिवड़े में सब डाल के उसको भेल बना के देगी, उसको खाना खिलाएगी और फिर बोलेगी मैंने तुझे भेल खिलाई थी ना. अब वो बेटी भी समझती है कि उल्लू बना रही है, उसको बाहर जाना था इसलिए कैसे भी करके चमचा घुमा के खिला के गई है. ऐसी चीटिंग नहीं चाहिए. मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे चीटिंग करते हुए देखा है. बहुत चीटिंग चलती है घर में. इतनी चीटिंग चलती है कि मत पूछो. उसको तूने बोला था ना तुझे ये चाहिए, जा आज तू खेल के आ, जा, यू वांटेड टू गो. अरे उसको जब चाहिए तब आप नहीं देते और बाद में आप उसके साथ बार्गेनिंग करते हो. व्हाट इज दिस काइंड ऑफ योर चीटिंग? अब वो आपसे भी चीटिंग ही करने वाला है. आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हो, वो भी आपके साथ चीटिंग करेगा. सो यू शुड हैव दैट विजन ऑफ मेकिंग देम हैप्पी अलोंग एज पर देयर नेसेसिटीज. देन थर्ड इज, लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम जब तक सैक्रिफाइस करते हैं तो उसकी लिमिट्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए. सैक्रिफाइस की लिमिट्स होनी चाहिए लेकिन गुस्सा नहीं होना चाहिए. सैक्रिफाइस की लिमिट्स होनी चाहिए पर गुस्सा नहीं होना चाहिए. मैं मेरे सैक्रिफाइस में बहुत क्लियर हूं. आई टेल पीपल, मेरे साथ जो भी होते हैं, आई टेल पीपल के दिस इज माई लिमिट ऑफ सैक्रिफाइस. मैं इतना आपको दे सकता हूं, उससे अगर ज्यादा आएगा तो प्लीज फॉरगिव मी, आई वोंट बी एबल टू डू. And then also if people don't listen, then very politely I say them, now I won't be able to adjust with you. अब मुझसे ये एडजस्ट नहीं होगा. You are on your way, I am on my way. हर चीज के लिए एक लिमिट होती है. हर चीज के लिए एक लिमिट होती ही है और उस लिमिट में हमें हमारी बाउंड्रीज हमको, देन ओनली यू विल बी हैप्पी. तो ही आप खुश रह पाओगे. अगर आप वो लिमिट्स बाद में लोग आपका फायदा उठाएं एंड देन यू ऑल्सो आप भी अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस खत्म कर दो, सामने वाला भी अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस खत्म कर दे, इट इज ऑफ नो यूज. आई टेल एवरीबडी कि भाई ये चातुर्मास में पोजीशन है, पोजीशन तक आई विल गिव यू टाइम, मैं आपको दे पाऊंगा. उसके बाद में देन दैट द टाइम विल बी फॉर माई सेल्फ. अब मेरे लिए खुद के लिए टाइम होगा. नाउ आई कैन नॉट सेक्रीफाइस फॉर यू मोर. हर चीज में यू शुड हैव नॉलेज, यू शुड हैव विजन, यू शुड हैव अ मैचिंग बिहेवियर पैटर्न. जैसे I always try to convince people according to them. जैसे कोई इमोशनल है, कोई व्यक्ति इमोशनल है तो मैं उनको नॉलेज के हिसाब से नहीं सिखाऊंगा. देन आई ट्राई टू गिव देम इमोशनल टच. तो मैं उनके साथ इमोशनली बात करूंगा. इफ दे आर द पर्सन इज वेरी लॉजिकल, वेरी इंटेलिजेंट, तो फिर उनके साथ लॉजिकली बात करूंगा. आई चेक एंड मैच माई बिहेवियर पैटर्न्स. अगर आप किसी इंटेलिजेंट पर्सन को इमोशनली उसको इन्फ्लुएंस करना चाहोगे, वो कभी इन्फ्लुएंस नहीं होगा. वो बोलेगा निकलो इधर से. अगर आप एक इमोशनल पर्सन को बहुत ज्यादा ज्ञान दोगे, बहुत ज्यादा नॉलेज दोगे, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो निकलेगा उधर से कि चलो निकलो इधर. ये होता है फैमिली गोल्स. 4 गोल्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4. यू हैव टू लिमिट योर सैक्रिफाइसेस. आपसे इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. एक बार ऐसा हुआ, एक नई बहू आई और उसकी सास ने उसको पूछा कि बेटा मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ और मेरे पैर दबाने को बैठ. तो जैसे ही सास के लिए वो पानी लेके आई, उसने सास के हाथ में दिया. सास सोफे पे बैठी थी और बहू नीचे जमीन पे बैठ के पैर दबाने लगी. उस सासू को इतना आश्चर्य हुआ, ओ जमीन पे बैठ गई, ओ माय गॉड. जमीन पे मतलब अब नई बहू थी तो वो आसन, पाटला, बाजोट, उसके ऊपर बैठ के पैर दबाने लगी. तो सासू ने बोला बैठ बैठ मेरे पास इधर सोफे पे बैठ. तो कि नहीं नहीं ये बाजोट पे ही ठीक हूं, मैं ठीक हूं यहाँ पे. फिर सासू थोड़ी
अटकड़ी थी, उसने उसको पूछा कि बेटा मैं सोफे पे बैठी हूँ, तू बाजोट पे बैठ गई है, अगर मैं बाजोट पे नीचे बैठ जाऊंगी तो तू कहाँ बैठेगी? तो कि मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी। सास इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, अरे वाह। फिर सासू ने पूछा कि अगर मैं जमीन पे बैठूंगी तो क्या करेगी? उसने कहा कि मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी अच्छी हूँ कि मैं उसमें खड्डा करके नीचे बैठ जाऊंगी, फिर भी मैं आपके बाजू में नहीं बैठूंगी। ओहो, ये कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। उसने फिर से उसको बोला कि अगर मैं खड्डे में बैठी तो क्या करेगी? तो कि खड्डे को मिट्टी से भर दूंगी और आपको अंदर डाल दूंगी। तो कि क्यों? तो कि कुछ तो लिमिट होता है कि नहीं होता है? फिर आप अगर ऊपर सोफे पे बैठोगे फिर तो मैं नीचे बैठूंगी, लेकिन आप खड्डा करके मुझे अंदर डाल दोगे तो मेरी तो कोई तो लिमिट है कि नहीं है? सो यू शुड हैव लिमिटेशंस एंड दैट शुड बी क्लियर विथ एवरीबॉडी, एंड दैट आल्सो शुड बी पोलाइटली। आजकल लोग लिमिट्स बताते हैं, पर कब बताते हैं पता है? जब सिर से पानी निकल जाता है फिर बोलता है दिस इज माई लिमिट, दिस इज माई लिमिट। ये नहीं होना चाहिए, पहले से ही नक्की होना चाहिए तुम्हारा लिमिट क्या है। आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि एक फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो मीडियम होते हैं। तकलीफ क्या होती है कि जब बाद में वो घूमने जाते हैं तो हाफ ऑफ देम से कि हमें 5 स्टार होटल में जाना है, हाफ ऑफ देम से कि हमें यहाँ पे जाना है। ये इतना प्रॉब्लम होता है। यू शुड सेट योर लिमिट्स। आपको अपने फ्रेंड्स को पहले ही बता देना चाहिए कि आप चले जाना, बहुत प्यार से आप चले जाना, हम हमारी ये लिमिटेशन नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। जैसे नहीं नहीं, वी आर स्पॉन्सरिंग यू, मेरी तरफ से पार्टी है। इफ यू आर स्पॉन्सरिंग देन ऑल्सो हमें हमारी लिमिट्स पता है कि हमें 5 स्टार में नहीं जाना है, हमें हमारे बच्चों को वहां पे नहीं लेके जाना है। वो चाहे कितनी भी जिद करे, बच्चों को भी पता होना चाहिए दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी, वी शुड नॉट गो ओवर देयर। ये हमारी लिमिट्स होनी चाहिए। तो फैमिली गोल्स में 4 गोल्स होने चाहिए: नॉलेज, विजन टू मेक देम हैप्पी, चेकिंग एंड मैचिंग बिहेवियर पैटर्न्स, एंड लिमिटिंग योर सैक्रिफाइस सेल्फलेसली, नॉट विथ ईगो, नॉट विथ एंगर। नाउ अब हेल्थ के बारे में तो बहुत कुछ मैंने पहले भी डिस्कस किया है, रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली के बारे में आज डिस्कस हुआ, एजुकेशन के बारे में आज डिस्कस हुआ, कैरियर हो गया, फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन नहीं किया है, स्पिरिचुअल का ओके। रिक्वेस्ट है कि गृहस्थ आश्रम में हम स्पिरिचुअली क्या कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को डिवोशन होना चाहिए, उनको भक्ति सिखानी चाहिए। तो डेली भक्ति के ये लाइफ टाइम गोल है, तो इसी के हिसाब से डेली भक्ति हमें हो, डेली भक्ति करनी चाहिए। ये जो है ये अल्टीमेट गोल है कहीं पे भी, किसी भी। जैसे यहाँ पे नर्चरिंग, ये आपका अल्टीमेट गोल है, नीचे जो लिखा है ये अल्टीमेट गोल है, और उस हिसाब से आपको डेली, फोर्टनाइटली, सीजनल और एनुअल गोल्स नक्की करने हैं। नर्चरिंग यानी उनको आहार देना, उनको एजुकेशन देना, उनको नेसेसिटीज की चीजें देना, उनको नॉलेज देना, ये नर्चरिंग होता है। तो डेली आप क्या करोगे, फोर्टनाइटली क्या करोगे, सीजनल क्या करोगे, एनुअल क्या करोगे, ये आपके लाइफ टाइम गोल्स है। उस हिसाब से ऊपर के सब गोल सेट हो जाएंगे। जनरॉसिटी तो डेली आपको क्या हेल्प करना है, फोर्टनाइटली क्या हेल्प करना है, सीजनल क्या हेल्प करना है, एनुअल क्या हेल्प करना है। जैसे अब वानप्रस्थ आश्रम में हो आप, सीजनल तो आपको अनाज घर में भर के रखना है ना? ये सीजनल आपके हेल्प होगी घर के लिए, सोसाइटी के लिए, है ना? तो इसी हिसाब से अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो गृहस्थ आश्रम में स्पिरिचुअलिटी, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी क्या? आप रोज सुबह में दुकान में जाते हो, हमारे यहाँ पे तो अपने जो गुजराती मारवाड़ीज होते हैं उनके यहाँ पे तो बहुत रेगुलर होता है कि जब भी अपने दुकान में जाते तो दुकान के आगे जो उंगरा होता है उस पे पैर छू के जाते हैं, यानी भगवान मानते हैं वो रोजी रोटी का है, ये मेरी ये मेरे भगवान है, और मेरे जो सेठ है वो मेरे बॉस है, वो मेरे भगवान है। तो ऐसे मान करके वो पैर छू करके जाते, प्रार्थना करके जाते हैं। तो ये डिवोशन का तो होता ही है, भक्ति तो होती ही है। भक्ति के साथ ग्रैटिट्यूड होता है, हर बात में थैंक यू। पेरेंट्स को थैंक यू कि हमें अच्छा घर दिया, हमें अच्छी शिक्षा दी, हमें अच्छा एनवायरनमेंट दिया, हमें जन्म दिया। हर रोज सुबह में आपका ये मंत्र होना चाहिए। आपको फोर्टनाइटली, 15-15 दिन पे, सीजनली, एनुअली, साल में एक बार आपके पेरेंट्स के साथ, यानी जो भी आपके उपकारी है, आपके टीचर्स हैं, आपका बॉस है, उन सभी के प्रति आपको ग्रेटिट्यूड, जो भी आपको हेल्प करते हैं, जैसे एनुअली हम बख्शिश देते हैं उनके लिए। तो जो भी आपकी वाइफ है, आपके बच्चे जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में स्पिरिचुअलिटी का एक बेसिक नीड होती है ग्रेटिट्यूड। डिवोशन भी चाहिए,
ग्रैटिट्यूड भी चाहिए, इनर पीस भी चाहिए, एनलाइटनमेंट भी चाहिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम में मेन गोल होता है ग्रैटिट्यूड। उसके नीचे आता है डिवोशन, उसके नीचे आता है इनर पीस, उसके नीचे आता है एनलाइटनमेंट। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी ग्रैटिट्यूड होता है, क्योंकि आप वहां पे बच्चों को सिखाते हो बेटा यू शुड से थैंक यू, यहाँ पे भी ग्रैटिट्यूड होता है। लेकिन यहाँ पे डिवोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बचपन से प्रार्थना, उसको हाथ जोड़ना, उसको भगवान के पास लेके जाना, और वो ब्रह्मचर्य आश्रम में डिवोशन इज मोर इम्पोर्टेंट, वहां पे भक्ति। फिर गृहस्थ आश्रम में भक्ति और ग्रैटिट्यूड होनी ही चाहिए। हर संडे को आपको प्रार्थना के लिए बैठना ही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रैटिट्यूड है तो डिवोशन, इनर पीस और एनलाइटनमेंट नहीं होने चाहिए, ये नहीं है, ये भी होना चाहिए। यानी एनलाइटनमेंट का मतलब यहाँ पे है मेडिटेशन, जो हम जैनिज्म में सामायिक साधना जिसको कहते हैं, ये कंपलसरी होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। पर संन्यास आश्रम में ये कंप्लीट यही होना चाहिए। यहाँ पे ये अगर बैर मिनिमम है तो चलेगा। इनर पीस का मतलब है टू मेंटेन योर एंगर, ईगो, डिसेप्शन, ग्रीड, ये सब यहाँ पे कंट्रोल हो जाना चाहिए, ये सब यहाँ पे कंट्रोल हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप एंगर मेंटेन नहीं कर पाओगे। इनर पीस शायद कभी कभी आपका इनर पीस कम हो जाएगा, मे बी ये पूरा दिन नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे एनलाइटनमेंट सबसे लास्ट होगा, डिवोशन होगा, ग्रैटिट्यूड होगा। बच्चे स्टिमुलेंट होते यानी वो शांति से बैठ नहीं पाते तो इट्स ओके अगर वो इनर पीस को ज्यादा इंपॉर्टेंट ना दे, इट्स ओके। मीनिंग ऑफ डिसेप्शन इज कपट, पॉलिटिक्स। डिसेप्शन का मतलब होता है पॉलिटिक्स। घर पे जो हम राजनीति करते, ये सब ये उम्र में बंद हो जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में आप करते हो, चलो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन एक बार आशीर्वाद, चलो ठीक है माफ कर दिया। लेकिन अगर आप 50 साल 60 साल के बाद भी पॉलिटिक्स खेलते हो, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यस, इफ वी हैव मिस्ड प्रीवियस गोल्स वी हैव टू कवर इन दिस आश्रम। राइट नाउ वी हैव टू कवर ऑल द गोल्स, अगर प्रीवियस में हमने मिस कर दिया है तो। आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट टूडे इन द व्हाट्सएप मैसेज कि एवरीबडी अटेंड लाइव क्लास। क्योंकि पहले दिन क्लास अटेंड किया, फिर नहीं अच्छा लगा, अरे मैंने पहले दिन ही बोला था कि ये लग बहुत सिंपल रहा है, पर इट इज सो इफेक्टिव। आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, सेट। तो वहां कुछ 10-12 लोगों बेचारे को पता नहीं चला होगा, तो उन्होंने बीच में ही आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। आई वॉन्ट एवरीबडी राइट इन द व्हाट्सएप मैसेज, आज लिखो सबको फिर से कि प्लीज अटेंड लाइव क्लासेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडर। क्योंकि अभी जो मैं सिखा रहा हूं और ये जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है, ये बाद में नहीं क्रिएट होता है, बाद में क्रिएट नहीं होता है। मैंने कितने सारे वानप्रस्थ आश्रमी, अभी जो 50-60 साल के ऊपर के, अंदर से इतनी चिंताओं में, इतने तकलीफ, कितने सारे कोमा के केस, कितने सारे ब्रेन स्ट्रोक, वाई? बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे आर नॉट हैविंग नॉलेज। न दिमाग कंट्रोल में है, न बिहेवियर कंट्रोल में है, न नेचर कंट्रोल में, पागल बन चुके हैं। हम बोलते हैं ना, साठे बुद्धि नाठे। अगर आप 60 साल की उम्र तक आपने गोल नहीं बनाया, बाद में बुद्धि नाठे, बाद में उसको मेरे पास वडीलों का बहुत ज्यादा जब फ्लो होता है, तो मैं उनको कोई उपदेश नहीं देता हूं। मैं उनको अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ कि आप सब देवलोक में जाने वाले हो, क्योंकि वो अब उसको कुछ सिखा के मतलब ही नहीं है। उनको अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ, बस आप सब भगवान का नाम लो, देवलोक में जाओ, वहां पे अच्छा आपका जीवन मिलेगा। यहाँ पे तो आपकी वीक बॉडी है, वहां पे अच्छी बॉडी मिल जाएगी। अब उनको वही अच्छी अच्छी बातें ही करनी है, उनको दिमाग में घुसने। वंस यू क्रॉस 60 you cannot change your life. Now anybody has any questions? Any questions? I hope these spiritual goals are very clear with you. મને મને ગુરુદેવ Yes, Dipin bhai. ગુરુદેવ મને ઓલું ફેમિલી ગોલ્સ એકવાર પાછું બતાડો ને પ્લીઝ. Okay, family goals बताओ. Yes. Okay, तो family goals में बच्चों के लिए होता है इंडिपेंडेंस इन द सेंस उनको स्पेस देना है। इंडिपेंडेंस ओवर हियर मीन्स गिविंग देम स्पेस टू एक्सप्लोर। गृहस्थ आश्रम में नर्चरिंग होता है, यानी कि आपको अपने फैमिली को अलग अलग तरीके से नर्चर करना है। दैट इज फूड, शेल्टर, एजुकेशन, एंड दिस ऑल शुड बी फ्रॉम यू। यानी कि आप ऐसे बोलोगे कि तुम टीचर के पास से सीख लो, आप उसके पास से सीख लो, तो वो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। आप उसके सबसे बड़े मेंटर हो, आप अपने बेटे बेटी के सबसे बड़े मेंटर हो। यू हैव टू गिव देम,
आप अपने बेटे बेटे के सबसे बड़े मेंटर हो। अगर आप दूसरों के पास छोड़ दोगे तो वो बच्चा आपका कभी नहीं होगा। वानप्रस्थ आश्रम का गोल होता है जेनरोसिटी टू हेल्प, और संन्यास आश्रम का बाद में छोड़ देना होता है, डिटैचमेंट होता है। और उसमें ये सब करते वक्त हमारे अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, और दीज क्वालिटीज आर गोइंग टू, मतलब ये तो अभी तो मैंने तीन चार लिखा है। हर एक गोल के लिए मेरे पास अ लिस्ट ऑफ मिनिमम 40 to 50 क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज। सिर्फ एजुकेशन के लिए मेरे पास 90 पॉइंट से 90 वो फोकस बोर्ड में आएगा। यानी अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो और आप अगर एजुकेशन ले रहे हो तो व्हाट शुड बी योर फोकस, उसके 90 पॉइंट्स है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो और आप फाइनेंस को फोकस कर रहे हो तो उसके 50 पॉइंट है कि आपको आपके फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। ओके, ગુરુદેવ, આમાં ડિસાઇડિંગ ધ લિમિટ્સ ઓફ સેક્રિફાઈસ સેલ્ફલેસલી લખેલું છે. તમે એના ઉપર હજી એક પોઈન્ટ આવીને જરાક એનલાઇટ કરશો તો? yes, I'll tell you. For example, તમારા ફેમિલીમાં લોકો તમને એક જેમ કે સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર હેવિંગ એ બર્ડન ઓફ તમારા છોકરાની સિક્યોરિટી, દીકરાને એજ્યુકેશનની સિક્યોરિટી કરવાની છે, ઇન્સ્યોરન્સમાં તમે પૈસા ભરો છો, તમારા વાઇફ માટે તમે સિક્યોરિટી કરો છો, તમારા ફાધર માટે તમે સિક્યોરિટી, બધી સિક્યોરિટી, સો બેસિકલી ફાઇનાન્શિયલી તમે સિક્યોર કરી રહ્યા છો. ઓકે, નાવ એક લિમિટ હોય તમારી પણ વસ્તુઓ ભેગી કરવાની. હવે આ વચ્ચે તમે મેડિક્લેમ A to Z બધું તમે નર્ચરિંગ કરી રહ્યા છો. નાવ ઇફ યોર વાઇફ આસ્ક્સ કે મને યુરોપ ફરવા માટે જાવું છે, नाउ ओवर एट दैट टाइम यू हैव टू पहले, लास्ट में नहीं, पहले से ही तुमको नक्की करना होगा, उसको बता देना होगा कि दिस इज माय अकाउंटिंग, आई कैन डू ओनली दिस मच, आई कैन नॉट सेव मनी, एंड इफ वी वांट टू डू दिस वी विल हैव टू सैक्रिफाइस दिस. ये आपका एंड मोमेंट पे नहीं होना चाहिए कि भाई एंड मोमेंट पे अरे अब मुझसे नहीं होगा, नहीं, पहले से ही बजट नक्की होना चाहिए कि ये इतना ही होगा, ऐसे ही होगा. दिस इज लिमिट, मीन्स आप जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे को आप बोल दोगे कि तुम जिधर बोलोगे लेके जाऊंगा, नॉनवेज होटल में नहीं लेके जाऊंगा, एक लिमिट है. आप लेट गो करो, आप लेट गो करते हो. आपका बेटा बोला कि पापा आज अम्यूजमेंट पार्क में जाना है, चलो गए अम्यूजमेंट पार्क में, चले आए, एवरीथिंग इज गुड, वेरी नाइस, बट यू आर लिमिटिंग, आपका पॉकेट मनी इतना ही होगा. वो आपको रोज कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए. सपोज इफ इज आस्किंग एवरी डे, डिमांडिंग एवरी डे फ्रॉम यू, यू आर मेकिंग अ लिमिट, भाई ये इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़े दिन पहले बोला था कि एक 10 साल का बच्चा है, वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स के पास मोबाइल है तो मुझे भी मोबाइल चाहिए, अपने पेरेंट्स को बोल रहा है. पर मैंने उनको बोला था पहले से ही घर में उसको लिस्ट बना के दे दो कि जब आप 13 इयर्स के होगे तब आपको ये टैबलेट मिलेगा, एजुकेशनल टैबलेट, फोन नहीं मिलेगा, एजुकेशनल टैबलेट मिलेगा व्हेन एट द एज ऑफ 13. अब वो 3 साल तक आपको नहीं मांगेगा. यू आर लिमिटिंग योर सैक्रिफाइसेस. इन फैमिली यू हैव टू हैव दोज लिमिट्स. ये इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. जैसे मेरी शिविर होती है तो शिविर में मैं कह देता हूँ, रेसिडेंशियल शिविर होती है कि आपको सिर्फ सुबह में और शाम को 2 टाइम ही भरपेट खाना मिलेगा, एक टाइम यू विल हैव अ लिटिल लेस, ताकि मेरे व्याख्यान में आपको नींद ना आए. मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, दोपहर में, सुबह में भरपेट नौकरसी करा देता हूँ, शाम को भरपेट खाना, दोपहर को मैं खाना ही नहीं खिलाता हूँ. वेरी लेस, आई गिव देम वेरी लेस. भाई अगर ज्यादा दे दिया, दोपहर को गुलाब जामुन दे दिया, तो मेरे को पता है 2 बजे के बाद सब सो जाने वाले हैं. सो आई हैव माई लिमिट्स, और मैं पहले ही बोल देता हूँ, द वेरी फर्स्ट डे ओनली आई टेल देम, सी दीज आर योर लिमिट्स. बाद में लास्ट टाइम, अब वो दोपहर को खाना खाने बैठेंगे, फिर 2 बजे मैं समझाने बैठूंगा, अरे इसीलिए मैंने, तब तक तो मेरा सब भाजी पाला हो जाएगा. सो यू हैव अ लिमिट्स एंड दैट इज विच इज डिस्कस्ड विद एवरीबॉडी. गॉट इट? ओके, यू वांट वानप्रस्थ लिमिटेशंस इन फैमिली. तो वानप्रस्थ में एक्चुअली लिमिटेशंस खुद की होती है, दूसरों की नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे तो आप जनरस हो, यहाँ पे तो आप दूसरों को मदद करने वाले हो, तो दूसरों के लिए यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं होती है, खुद के लिए लिमिटेशंस होती है. खुद को किटी पार्टी में लिमिट करना होता है. नाउ अवॉइडिंग किटी पार्टीज. अब लोग क्या करते हैं, 50-55 साल की बात तो किटी पार्टियों में पैसे उड़ाते. नाउ यू हैव टू मेक, अब इसके लिए क्या करते हैं, मैंने बहुत सारी लेडीज लोगों को देखा है, अब जहां पे भी फ्री बीज मिलते हो वहां पे घुस जाते, क्योंकि ये उम्र
जीवन भर में कंट्रोल रखा नहीं है, लिमिट रखा नहीं। अब जहां पे भी फ्री में कुछ भी मिलता है वहां पे जाके ये 50 से लेकर 65 तक में इतने सारे फ्री बीज, पहले भी फ्री भी होते हैं, नहीं होते ऐसे नहीं है, लेकिन पहले उनको एक खुद की लाइफ होती है। अब क्या हो जाता है, अब वो सब सारा छूट जाता है, फ्री बीज हो जाते हैं, जहां पे जो कुछ फ्री मिला वहां पे ये लोग चले जाते। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, दोज हु आर नॉट इन कंट्रोल, जो कंट्रोल में नहीं होते उनकी बात कर रहा हूं। तो जहां कहीं पे भी चले जाना, जहां कहीं भी किसी का फोन आया, अरे चल इधर हमने लोनावाला ट्रिप बनाई है, तू आती है क्या? अच्छा कितना खर्चा होगा? इतना खर्चा होगा। अब वो खर्चे के लिए कहाँ से पैसे जुटाने हैं वो सब सोचते, इसमें से निकालेंगे उसमें से निकालेंगे, कहीं कुछ मिलता है वहां पे चले जाएंगे। अब मतलब लाइफ इतनी अनसर्टेन हो जाती है, पहले ही नक्की हो जाना चाहिए कि नहीं, अगर किसी पालिटाना नवानु में जाना है तो जाएंगे, उपदान करने जाना है जाएंगे, लेकिन टाइम पास नहीं करना है। इन वानप्रस्थ आश्रम यू आर बिकमिंग सेल्फलेस। आई होप બધા અત્યારે આઈ રિક્વેસ્ટ એવરીબડી, 59 ઓફ ધેમ આર ઓવર હિયર, પ્લીઝ ગ્રુપમાં વોટ્સએપ મેસેજમાં બધાને લખો, ધીસ ઇઝ નોટ નો પ્રેઝ માય સેલ્ફ, ધીસ ઇઝ ફોર યુ, ધીસ ઇઝ ફોર ધેમ હુ આર નોટ અટેન્ડિંગ લાઈવ ક્લાસીસ, કારણ કે દે આર લાઈવ, એ લોકો જોવે છે, રેકોર્ડેડ ક્લાસીસ જોવે છે, પણ રેકોર્ડેડ ક્લાસીસની અંદર એ લોકોનું ટાઈમ લિમિટ ઓછું હોય છે, કોઈ ખાલી 20 મિનિટ જોવે છે, અમારે તો અહીંયા સ્ટેટિસ્ટિક્સ આવે 25 મિનિટ જોવે છે અને આઉટ થઈ જાય છે. આઈ રિક્વેસ્ટ એવરીબડી, આસ્ક એવરીબડી ટુ વેક અપ ઇન ધ મોર્નિંગ એન્ડ અટેન્ડ ધીઝ લાઈવ ક્લાસીસ, રાઈટ? ધનોહમ એવરીબડી, આઈ હોપ એવરીબડી ઇઝ પ્લીઝડ એન્ડ હેપી. મોસ્ટલી તમારા બધાના ખુશ ચહેરા જોઈ 2 દિવસ બહુ કન્ફ્યુઝન હતું, પણ આજે બધાના ચહેરા ઉપર બહુ શાંતિ અને સંતોષ દેખાઈ રહ્યું છે. एंड ऑलवेज बिलीव मी, मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा हूं। आप पहले से ही अनक्लियर हो, पहले से ही कंफ्यूज हो, मैं तो आपकी कंफ्यूजन निकाल रहा हूं। मैं सच्ची बोलो, मैं आपको कंफ्यूजन में डाल रहा हूं या मैं आपको कंफ्यूजन में से निकाल रहा हूं? नो हम ब्लेसिंग्स टू द यूनिवर्स. अपना बना लो, मैं तेरे शरण में आया। दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है, दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं